हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो है और पार्ट 9 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और आज का हमारा पहला टॉपिक है भू ऊष्मीय ऊर्जा। भू ऊष्मीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी भू ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए क्या होता है कि भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण पृथ्वी की जो परपट्टी होती है, जिसे हम लोग भू परपट्टी के नाम से जानते हैं, वह 400 किलोमीटर डीप तक रहती है। इस भू परपट्टी के अंदर गहरे गर्म क्षेत्र बन जाते हैं और वो गहरे गर्म क्षेत्र जो होते हैं वो पिघले हुए चट्टानों के रूप में ऊपर की ओर ढकेले जाते हैं, ऊपर की तरफ वो आते हैं और ये एक सीमित क्षेत्र में जाकर फंस जाएंगे। अब इनके संपर्क में जब पानी आएगा तो वह गर्म होकर भाप बनेगा और वो क्या करेंगे, वो भाप जो होंगे चट्टानों में फंसे रहेंगे और वो चट्टानों में क्या किया जाता है कि पाइप के द्वारा उसको कहाँ तक भेजा जाता है, टरबाइन के पास। और टरबाइन में लगा हुआ यंत्र जब टरबाइन घूमेगा तो विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग फिर व्यवसायिक कार्यों में भी कर पाते हैं। जैसे कि आप ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये भू ऊष्मीय ऊर्जा से बना हुआ ही एक प्लांट है, जियोथर्मल एनर्जी से बना हुआ ही एक प्लांट है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि भूवैज्ञानिक भूवैज्ञानिक भूवैज्ञानिकी या भूवैज्ञानिक परिवर्तनों 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 के कारण पृथ्वी के परपटी यानी कि जिसे भू परपटी कहते हैं, परपटी यानी क्रस्ट के गहरे गर्म क्षेत्रों में बने पिघले चट्टान ऊपर की ओर ढकेले जाते हैं और निश्चित क्षेत्रों में फंस जाते हैं। निश्चित क्षेत्रों में फंस जाते हैं। अच्छा, जिन क्षेत्रों में फंसते हैं ना, उन क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं गर्म स्पॉट, गर्म क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, गर्म क्षेत्र कहते हैं। और जब ये फंस जाएंगे गर्म क्षेत्रों में तो क्या किया जाता है, वहां पर जब आपका भूमिगत जल, जमीन के अंदर का जो पानी होगा, इस गर्म क्षेत्र के संपर्क में आएगा तो जाहिर सी बात है वहां पे वह पानी भाप बन जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब भूमिगत पानी गरम स्पॉट या गरम क्षेत्र लिख सकते हैं, गरम क्षेत्रों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है और इन भापों को क्या किया जाता है, पाइप के द्वारा टरबाइन घुमाने के लिए भेजा जाता है। लिखेंगे चट्टानों में फंसी भाप पाइप से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है और विद्युत उत्पादन के लिए
इस्तेमाल होती है। टरबाइन को घुमाएगी तो वहां से विद्युत उत्पन्न होगा। समझ गए? अच्छा, अब भू उष्मीय ऊर्जा के लाभ की बात करें तो लाभ तो बहुत सारे हो जाएंगे, हानियां तो मुझे कोई नहीं दिख रही, लाभ ही लाभ है इसके। चलिए, तो अब हम लोग इसका लाभ देखते हैं, कौन कौन से इसके लाभ हैं। एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लाभ बहुत सारे हैं। ठीक है, पहला तो ये रात दिन कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है जैसे अगर आप सौर ऊर्जा की बात करी थे, है ना, सौर सेल बनाए थे, तो रात दिन तो काम नहीं कर सकता, ये हमेशा काम कर सकता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि यह संयंत्र रात दिन कार्य कर सकता है या कर सकते हैं। चलिए, और क्या है? ये भू उष्मीय ऊर्जा जो है, अगर बात करेंगे तो भू उष्मीय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। लिख सकते हैं कि भू उष्मीय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है। ठीक है। अच्छा, ये जैसे हम लोग कोयला वाला जो आप देख रहे थे तापीय शक्ति संयंत्र, तो उसमें भी तो भाप ही बनाना होता था, तो उसमें तो कोयला जलाना पड़ता था। यहाँ कोयला नहीं जलाना पड़ रहा है, तो इससे ये सस्ता ना हुआ जी। ये अपने आप ही नेचुरली ही हमें मिल रहा है गर्मी, है ना। भूस्मी ऊर्जा हमें नेचुरली मिल रही है, तो लिख सकते हैं कोयला आधारित आधारित संयंत्र की अपेक्षा भू उष्मीय संयंत्र भू उष्मीय संयंत्र भू उष्मीय संयंत्र को चलाना सस्ता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो ये नवीकरणीय स्रोत है और मुफ्त में मिल रहा है हमें ऊर्जा, तो लिख सकते हैं कि ऊर्जा का, वो उसमें ऊर्जा में मुफ्त में नहीं मिल रही, ऊर्जा का यह स्रोत मुफ्त और नवीकरणीय है, नवीकरणीय है, मुफ्त है और नवीकरणीय है। अच्छा, अगर मैं बात करूं भू उष्मीय ऊर्जा वाला जो संयंत्र है, यह अधिकतर ज्यादातर न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में मौजूद है और अमेरिका में है। इन दो देशों में बहुत ज्यादा ऐसे संयंत्र लगाए गए हैं, क्योंकि हमें वहां भू उष्मीय ऊर्जा ज्यादा मात्रा में मिलती है भारत की अपेक्षा। अब हम लोग अगले प्रकार की ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा की बात करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का भी प्रयोग हम लोग वही पानी को भाप में बदलकर और उसे टरबाइन घुमाने के लिए ही करते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें लगा जनित विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग हम लोग उसी तरह से जैसे बाकी सब संयंत्रों में कर रहे थे ना, पानी को भाप में बदल के तापीय शक्ति संयंत्रों में, और भाप से हम लोग टरबाइन घुमाते थे, वही काम यहाँ भी होता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो आपको प्रोसेस पता ही है कि उसे पानी के भाप में बदला जाएगा और भाप से उससे टरबाइन घुमाया जाएगा। तो लिखेंगे जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं कि नाभिकीय, याद रहेगा, नाभिकीय ऊर्जा, ये स्टार में आप अलग से लिख लोगे इसे। ठीक है, इसमें नहीं लिखोगे, अलग से लिख लोगे। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में किया क्या जाता है, तो लिखेंगे नाभिकीय विखंडन
विखंडन में यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम जैसे एक भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा बम वर्षिता होती है, या बम वर्षित होते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बम वर्षित होते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो वे हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, या टूट सकते हैं, या टूट जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं, टूट जाते हैं। जब यह होता है, यानी कि जब ये हल्के नाभिकों में टूटते हैं, जब यह होता है तो ऊर्जा की विशाल मात्रा निर्मुक्त होती है, जिसके द्वारा जल को वाष्प में बदलकर टरबाइन घुमाया जाता है, जिससे लगा जनित्र विद्युत उत्पन्न करता है। समझ गए? तो अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरेनियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, थोरियम जैसे एक भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा बम वर्षित होते हैं, तो जब ऐसा मैं कराता हूँ, जैसे मान लो मैं यूरेनियम का एक परमाणु ले लेता हूँ, यूरेनियम का एक एटम लेकर उसका विखंडन करता हूँ, तो जितना कोयले का एक एटम जितना ऊर्जा उत्पन्न करेगा ना, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जा एक परमाणु उत्पन्न करेगा। किसका? यूरेनियम का। जितना कोयले का एक परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करता है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जा यूरेनियम का एक परमाणु उत्पन्न करेगा। तो सोच लो कितना ज्यादा इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब देखिए, अब इतना ज्यादा जब ऊर्जा एक एटम उत्पन्न करता है, एक परमाणु उत्पन्न कर रहा है, तो इनको रखने में भी खतरा है। ठीक है, इससे खतरा भी है, तो इसलिए इसके खतरे को पहले समझ लेते हैं, क्या खतरा है। ठीक है, और फिर इससे हानियां क्या क्या है। लाभ की तो बात हटा ही दो, इस शक्ति संयंत्र को बनाने की जरूरत ही नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए हमको, हमें बाकी सभी संयंत्रों पर ही डिपेंड होना चाहिए। तो चलिए इसकी खतरा और हानियों को समझते हैं। चलिए, तो खतरे की बात करें तो पहला तो अगर मैं बात करूं यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन सबको की, तो इनके अंदर रेडिएशन इतना रहता है ना कि इनका भंडारण करना और निपटान करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग लिख सकते हैं खतरा में क्या डेंजर है जी, इसमें खतरा इससे क्या है, तो लिख सकते हैं सीधे यहाँ पे कि नाभिकीय शक्ति उत्पादन का प्रमुख खतरा जो है,
प्रमुख खतरा खर्च किए ईंधन या खर्च किए ईंधनों का भंडारण और निपटान है। ठीक है, अब इसका मतलब जैसे अगर सोच लो एक एटम, मैंने बताया भी कि एक एटम इसका इतना ज्यादा ऊर्जा देता है जितना कि एक एटम कोयले का एक एटम जितना ऊर्जा देता है उसका करोड़ों गुना ज्यादा ऊर्जा। तो सोचो एक एटम में इतना, अगर मैं थोड़ा सा ही यूरेनियम का टुकड़ा ले लूं तो कितना ज्यादा ऊर्जा देगा, आप ये सोच सकते हो, बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी। तो उसका भंडारण कैसे होगा और उसका निपटान कैसे होगा, यही सबसे बड़ा खतरा। रेडिएशन भी है इसका, ठीक है, इसका रेडिएशन भी है। पे लिख सकते हैं कि नाभिकीय विकिरण के आकस्मिक क्षरण, कहने का मतलब अगर सही से रखे तो ठीक है, लेकिन उसका अगर कहीं लीकेज हो रहा है तो उससे तो खतरा होगा ना, का खतरा भी रहता है। सही से रख रखाव हो रही है तो ठीक है, अगर मान लो लीकेज हुआ तो उसमें जो विकिरण होंगे वो हमारे लिए खतरनाक है कि नहीं। चलिए, तो और क्या, और इसके हानि की बात करें, हानि की भी बात कर लेते हैं। इसकी हानि क्या है, तो हानि तो भाई पहले तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है और प्रदूषण भी फैलाएगा इससे, और यूरेनियम सीमित है ना, तो इसलिए उसका हम लोग ज़्यादा प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो पहला लिख सकते हैं कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कीमत उच्च है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, यह संयंत्र पर्यावरण संदूषण है, बढ़ाता है, ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि वायुमंडल में संदूषण का मतलब है ना कि वायुमंडल में अवांछनीय चीजें आ जाएंगी, अशुद्धता आ जाएगी, समझ गए ना। चलिए, और क्या हो सकता है, तो ये यूरेनियम या फिर इसमें जो यूज होने वाले यूरेनियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, इन सब ये सीमित है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि यूरेनियम या प्लूटोनियम सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इसका प्रयोग करने से जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो यही सब इसके हानि है, समझ गए। और इस प्रकार के शक्ति संयंत्र की मैं बात करूं तो आपके महाराष्ट्र में है, तारापुर जगह है, उसमें महाराष्ट्र के तारापुर में है, राजस्थान में मिलेगा, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है। लगभग 3% से कम ही विद्युत आपूर्ति इस प्रकार के संयंत्रों से होती है, समझ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।